नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने प्रौढ़ावस्था वयस्कावस्था को कवर किया था। शैशवावस्था से लेकर के स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक अवस्था कवर किया था। अब हम देखेंगे आज वृद्धावस्था के दौरान पोषण। वृद्धावस्था हमारे जीवन की अंतिम अवस्था होती है। हमारे जो जीवन की अवस्था शुरू होती है वो जन्म के बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्कावस्था, उसके बाद ये अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था। इसमें बहुत सारे मानसिक और शारीरिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में सभी अवस्थाओं के हिसाब से पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आ जाती है। यह हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। यह वर्ष जो होता है वो 60 वर्ष से शुरू होकर के जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक ये अवस्था चलती है। मतलब ये 60 वर्ष से शुरू हो जाती है और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो व्यक्ति वृद्धावस्था में ही होता है। आइए देखते हैं। जीवन काल के सक्रिय चरण के बाद गिरावट की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बुढ़ापा या वृद्धावस्था आ जाता है। वृद्धावस्था जीवन का सबसे अंतिम पड़ाव होता है। वृद्धावस्था में शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका वृद्ध व्यक्ति के पोषण एवं स्वास्थ्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बहुत हद तक प्रौढ़ावस्था के स्वास्थ्य, भोजन, व्यायाम, क्रियाशीलता आदि पर निर्भर करता है। जैसे आपने वयस्कावस्था में या प्रौढ़ावस्था में जो भी आप पोषक तत्व आपने लिया है वो जाके आपको वृद्धावस्था में काम आएगा, क्योंकि वृद्धावस्था की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की पाचन क्षमता कमज़ोर हो जाती है तथा वो बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको आसानी से पचा नहीं सकता है। यदि व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में चुस्त, फुर्तीला तथा स्वस्थ रहता है तो निश्चित ही रूप से वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ प्रौढ़ ही एक स्वस्थ वृद्ध बन सकता है। इस तरीके से जो भी वो प्रौढ़ावस्था में ग्रहण करता है भोजन को, पोषक तत्व को, वह जाकर के उसको वृद्धावस्था में दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं वृद्धावस्था के दौरान। वृद्धावस्था में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आइए हम एक एक परिवर्तन को देखते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है आधारीय उपापचय दर में कमी होना। इस अवस्था में आधारीय उपापचय दर में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है। वृद्धावस्था में शरीर में निर्माणात्मक कार्य नहीं होता है तथा ना ही कोई नई कोशिकाओं व तंतुओं का निर्माण होता है, जिसके कारण शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इन सभी कारणों से व्यक्ति की आधारीय उपापचय दर में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऊर्जा की मांग भी कम हो जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं हार्मोन का कम मात्रा में स्रावित होना। हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए बताएं तो जैसे महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म रुक जाता है, अर्थात वह रजोनिवृत्त की अवस्था होती है। उस अवस्था में उनकी मासिक जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, तो उस अवस्था को रजोनिवृत्त कहा जाता है, जिनके कारण उसमें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन जैसे चित्त में निरुत्साही, मतलब शरीर का शिथिलता, निद्रा न आना, सिर व शरीर के अन्य भागों में पीड़ा रहना, बेचैनी होना, मानसिक तनाव, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि जैसी समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। नाड़ी संस्थान में भी परिवर्तन आ जाता है। इस अवस्था में जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे उसका मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान की प्राकृतिक परिवर्तन से गुजरता है, जिसमें उसकी तंत्रिका कोशिकाएं एकदम कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, श्रवण क्षमता कम हो जाती है, सूंघने की क्षमता में भी कमी आती है। इस तरीके से वह सोचने, समझने, सीखने की क्षमता में बहुत ही कमी आ जाती है। उसके बाद देखते हैं स्वभाव में परिवर्तन। इसमें स्वभाव में परिवर्तन देखते हैं कि वृद्धावस्था के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे अधिकांश व्यक्ति वृद्ध चिड़चिड़े, क्रोधी तथा गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं तथा दूसरों को मनाने की अपेक्षा रखते हैं। वृद्ध का स्वभाव छोटे बच्चों जैसा हो जाता है। अगला देखते हैं कंकाल तंत्र एवं दांतों में परिवर्तन। इस अवस्था में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी की वजह से इस अवस्था में अस्थियां जो है विकृत हो जाती हैं, जिस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जिसके कारण अस्थियों से कैल्शियम और फास्फोरस लवण स्रावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियां नाजुक एवं कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्धावस्था में हड्डियां टूट जाती हैं तो आसानी से नहीं जुड़ती हैं।
उसके बाद देखते हैं पाचन अंगों में परिवर्तन। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे उदर पहले की अपेक्षा आकार में छोटा हो जाता है। उदर मतलब पेट होता है, आमाशय पेट का भाग। भोजन को ड्यूडेनम में पहुंचने में अधिक समय लगता है, जिससे उदर में भारीपन, एहसास एवं असुविधा का अनुभव होता है। इस तरीके से पाचन तंत्र जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। इस अवस्था में हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे बढ़ती हुई आयु के साथ हृदय रक्त नलिकाओं एवं कोशिकाओं से जुड़े कुछ भाग में, जैसे शिराएं व धमनी में रेशेदार ऊतक व वसा का जमाव होने के कारण जिसकी धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तथा हार्ट अटैक आने की समस्या बढ़ जाती है। इस तरीके से हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद अगला देखें त्वचा, बाल एवं नाखूनों में परिवर्तन। वृद्धावस्था में त्वचा रूखी सूखी, बेजान, कांतिहीन तथा झुर्रीदार हो जाती है। झुर्रीदार क्यों हो जाती है? क्योंकि युवावस्था में जो हमारे शरीर में वसा का जमाव हो जाता है वो वृद्धावस्था में धीरे धीरे कम होने लगता है, इसीलिए जो हमारी त्वचा होती हैं वो झुर्रीदार हो जाती हैं। ऐसा कोशिकाओं के जीवद्रव्य के संगठन में अंतर आने के कारण होता है। चेहरे पर झुर्रियाँ अधिक दिखाई देने लगती हैं। कोशिकाओं का विनाश अधिक होने लगता है। त्वचा मांसपेशियों एवं अस्थियों से अलग होकर झुर्रियों के रूप में लटकती हुई दिखाई देने लगती है। उसके बाद देखते हैं उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन। उत्सर्जी संस्थान वह भाग होता है जो हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। प्रमाणित हो चुका है कि वृद्धावस्था में उत्सर्जी संस्थान में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे गुर्दे एवं मूत्र प्रणाली का भाग, जिसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग में भी शामिल होते हैं। वृद्धावस्था में गुर्दों में ऊतकों की मात्रा में कमी आ जाती है, नेफ्रॉन की संख्या घट जाती है, अतः इनकी क्रियाशीलता में भी कमी आ जाती है, जो रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। गुर्दे की आपूर्ति करने वाली वाहिकाएं कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण गुर्दे रक्त को धीरे धीरे छान देते हैं। इस तरीके से इसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद देखते हैं सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी। सक्रिय तंतु जैसे कोशिकाएं, तंतु एवं ऊतकों की संख्या में बहुत कम हो जाती हैं, विशेष रूप से हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे एवं अस्थिपेशियों की कोशिकाओं में तथा इनका पुनर्निर्माण। बाद अगला देखते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। इस अवस्था में, वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी समस्या होने पर इनको बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की एकदम कमी हो जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं संयोजी तंतुओं का कठोर होना। संयोजी तंतु जैसे हमारे जो जोड़ वाले भाग होते हैं, संयोजी मतलब जोड़ना, जैसे जो जॉइंट भाग होते हैं उसमें भी दिक्कत आने लगती है। जैसे कोलेजन जो ऊतकों को जोड़ने का काम करते हैं में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण जोड़ वाले भाग जैसे कोहनी, कलाई, घुटना, कंधे आदि में कठोरता आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पैरों को मोड़ने, घुमाने, चलने आदि, उठने बैठने में बहुत ही दर्द का एहसास होता है। अब तक आपने देखा शारीरिक परिवर्तन, अब देखिए सामाजिक परिवर्तन। इस अवस्था में व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से धीरे धीरे अलग होने लगता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है, अतः नौकरी के से सेवानिवृत्ति के पश्चात वृद्धावस्था में थोड़ी शारीरिक शिथिलता भी आ जाती है, जिसके कारण उसकी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी कम हो जाती है तथा सामाजिक क्षेत्र पर परिवार एवं पास पड़ोस तक सीमित हो जाता है, जिससे वह अकेलापन का एहसास होता है। उसके बाद हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मतलब मानसिक रूप से परिवर्तन। इसमें जैसे शारीरिक कष्टों के बढ़ते, आर्थिक तंगी के चलते, अकेलेपन की मार से वृद्धावस्था में मानसिक विकार का गहरा प्रभाव पड़ता है तथा वह बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकृति का हो जाता है। उस अवस्था में मानसिक विकार गहरा हो जाता है। परिवार व समाज को स्वयं को तिरस्कार अनुभव करते हैं तथा दुखी रहते हैं। जीवन के प्रति निराशावादी विचारधारा के चलते अधिकांश वृद्ध मनोवैज्ञानिक रूप से मानसिक अवसाद के ग्रस्त हो जाते हैं। इस तरीके से इतने परिवर्तन आते हैं वृद्धावस्था में। अब हम देखते हैं वृद्धावस्था के दौरान पोषण संबंधी समस्याएं। वृद्धावस्था के दौरान जो भी पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं उसका हम देखते हैं। पहला होता है गठिया एवं अस्थि विकृति। गठिया मतलब गांठ से संबंधित जो ज्वाइंट का दर्द होता है। अस्थि विकृत मतलब हड्डियों से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति में अक्सर गठिया, जोड़ों की दर्द शिकायत देखी जाती है। कई बार उनमें अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, जिसके कारण उनका पोषण स्तर बहुत गिर जाता है तथा उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण उनकी शरीर जो होती है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है।
उसके बाद अगला देखते हैं मधुमेह। मधुमेह जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था में एक आम बात हो जाती है। मधुमेह में शर्करा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिससे हृदय, आँख, गुर्दे तथा पैरों को बहुत हानि होती है। साथ ही कई जटिलताएं भी हो जाती है और मधुमेह के दौरान जितनी भी ऊर्जा वाली चीज़ें होती हैं उनको मना कर दिया जाता है, तो इससे भी पोषण संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद अगला है रक्तचाप एवं हृदय संबंधी समस्याएं। रक्त के परिसंचरण से रक्त वाहिनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव को रक्तचाप कहा जाता है, जो सामान्यतः 120 से 80 mmHg होता है। इस अवस्था में रक्तचाप के स्तरों में बहुत उतार चढ़ाव देखा जाता है, जो कई बार वृद्धि के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। वृद्ध लोगों में उच्च रक्तचाप एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जिनकी जीवन शैली में बदलाव व दवाइयों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं अल्जाइमर, जिसे भूलने की बीमारी कहा जाता है। अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे बढ़ता है एवं मस्तिष्क के उस भाग में शुरू होता है जो स्मरण शक्ति को नियंत्रण करती है। इस रोग में वृद्धि, भाव एवं व्यवहार की क्षमता प्रभावित होती है तथा कई बार व्यक्ति खाना खाना भी भूल जाता है, जिससे उसकी पोषण संबंधी समस्याएं आने लगती है। उसके बाद हम अगला देखते हैं गुर्दे का रोग। गुर्दे का रोग भी इस अवस्था में नॉर्मल सी बात हो जाती है। जैसे गुर्दे के रोग के अन्य कई कारण हो सकते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं गुर्दे की विफलता एवं पारिवारिक इतिहास आदि के रोग में गुर्दे खराब होने से हृदय धमनी रोग एवं मृत्यु होने का जोखिम बना रहता है। उसके बाद अगला देखते हैं नेत्र का रोग। नेत्र, आँखों की रोशनी वैसे भी कमज़ोर हो जाती है। इस अवस्था में आँखों की रोशनी प्रभावित होती है तथा व्यक्ति को सूखी आँखें, मोतियाबिंद व दृष्टि की हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित होते हैं उन्हें डायबिटीज़, रेटिनोपैथी की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की कौन सी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे वृद्धावस्था में पौष्टिक आवश्यकताएं वृद्ध में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है, क्योंकि वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक व हार्मोनल संबंधी कई परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण शारीरिक शिथिलता आ जाती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है। शारीरिक क्रियाशीलता में अत्यंत कमी आ जाने के कारण ऊर्जा युक्त पदार्थों की आवश्यकता कम हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कैलोरी, जो कि हमारी ऊर्जा के लिए होती है। वृद्धावस्था में शरीर के कोशिका तंतुओं एवं ऊतकों की क्षति होती रहती है एवं निर्माण कार्य ना के बराबर होता है। आहारीय उपापचय की दर में कमी, शारीरिक कमी एवं क्रियाशीलता में बहुत कमी आ जाती है। इस तरीके से इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। अतः वृद्धावस्था में साधारण परिश्रम करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों की मांग की अपेक्षा 20 से 30% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में ऊर्जा की जितनी भी मात्राएं होती हैं वो लगभग कम हो जाती हैं। उसके बाद अगला देखते हैं प्रोटीन। वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं में टूट फूट की क्रियाएं अधिक होती हैं, अतः इनकी तंतुओं की मरम्मत के लिए आहार में प्रोटीन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता उतनी ही होती है जितनी कि प्रौढ़ावस्था में, अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार की हिसाब से आवश्यकता होती है। इस अवस्था में प्रोटीन की आहारिक आवश्यकता में कमी नहीं आती। उन्हें 1 से 1.4 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के अनुपात में आहार प्रतिदिन लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वसा। वसा जो कि ऊर्जा का मुख्य साधन होता है, अतः वृद्धावस्था में कम वसा युक्त आहार लेना चाहिए। वसा के अधिक सेवन से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर में वसा की वृद्धि के कारण शरीर में मोटापा हो जाता है। मोटापा कोई बीमारी नहीं, अर्थात ये बीमारियों का लक्षण हो सकता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि का जन्म होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम वृद्धावस्था में आमाशय से जठर रक्त का स्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण लौह, लवण एवं कैल्शियम का अवशोषण कम हो पाता है। अतः ये पोषक तत्व बिना अवशोषित हुए शरीर से निष्कासित हो जाते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अतः इसके बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार जैसे दूध, दही, छाछ मतलब होता है मट्ठा, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम आदि के उत्तम साधन होते हैं। उसके बाद देखते हैं खनिज लवण। वृद्धावस्था में आयरन की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था के समान ही होती है। मासिक धर्म बंद हो जाने के से आयरन की हानि तो कम होती है, साथ ही वृद्धावस्था में खनिज लवण जैसे लौह तत्व व कैल्शियम का अवशोषण भी कम होने लगता है, जिससे कारण व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। इसीलिए कैल्शियम युक्त आहार खनिज लवण युक्त आहार लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं विटामिन।
वृद्धावस्था में शरीर की ऊर्जा की मांग कम हो जाने से व्यक्ति कम कैलोरी युक्त भोजन करता है, जिसके कारण उसके आहार में विटामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था में विटामिन ए, डी एवं सी उचित मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं विटामिन ए। वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसके कारण वृद्ध व्यक्तियों को धुंधला दिखाई पड़ता है। तो स्वस्थ आंखों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल में जैसे पपीता, आम, गाजर, दूध, अंडा, मक्खन आदि शामिल होना चाहिए। उसके बाद विटामिन बी समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई विटामिनों से मिलकर के बना होता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5। वृद्ध का नाड़ी संस्थान कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसकी धारण, दृश्य, श्रवण एवं स्वाद क्षमता में कमी आ जाती है। साथ ही उसमें विस्मरण की क्रिया भी होने लगती है। इसीलिए सभी समस्याओं के से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी समूह लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं विटामिन सी। मसूड़ों एवं दांतों के स्वास्थ्य, त्वचा के रोग एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए आहार में विटामिन सी का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे विटामिन सी युक्त आहार होते हैं, जैसे ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा उपलब्ध होती है, जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला आदि फलों को समावेश करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं विटामिन डी। कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का होना चाहिए। विटामिन डी जो होती है उसका सबसे अच्छा साधन होता है सूर्य की किरणें, विटामिन डी का उत्तम साधन होता है। उसके बाद देखते हैं जल। वृद्धावस्था में शरीर की विभिन्न क्रियाओं से समुचित संपादन के लिए जल की आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिदिन कम से कम 1.5 से 2 लीटर जल का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके मूत्र द्वारा उपापचय के अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जल की पूर्ति के लिए आहार में दूध, फलों का रस, सब्जियों का सूप, शिकंजी मतलब होता है नींबू का रस आदि समावेश करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आहार्य रेशा, जो फाइबर होता है। यद्यपि रेशा का कोई पोषक मूल्य नहीं होता, लेकिन वृद्धावस्था में आंतों की पेशियां कमजोर हो जाने के कब्ज की शिकायत रहती है और रेशा का काम होता है वो आंतों की सफाई करते हैं, इसीलिए आवश्यक रूप से जरूरी होता है। कब्ज की स्थिति से बचने के लिए वृद्ध व्यक्तियों के आहार में पर्याप्त मात्रा में रेशा शामिल करना चाहिए। कब्ज के अतिरिक्त अन्य बीमारी जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग आदि से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम देखते हैं वृद्ध लोगों के लिए अनुशंसित आहार भत्ता मतलब आरडीए वह होता है जो एक व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका होती है कि उसको कितने दिन में कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व लेना है। तालिका में देखते हैं ये पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए जैसे ऊर्जा, कैलोरी जो होता है इतना दिया गया है, प्रोटीन, कैल्शियम, लवण, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पैरिडॉक्सिन, ये विटामिन B6 होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, उसके बाद विटामिन C, ये विटामिन B9 होता है, उसके बाद विटामिन B12। इस तरीके से ये दिया गया है, इधर पुरुष के लिए दिया गया है तथा इधर महिलाओं के लिए दिया गया है कि कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में महिला व पुरुष के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद हम देखते हैं वृद्धावस्था में आहार नियोजन। आहार नियोजन का मतलब होता है भोजन की योजना बनाना तथा उन्हें लोगों को देना। वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था के समान ही होती है, लेकिन वृद्धावस्था में आहार का निर्धारण करते समय इस अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पाचन तंत्र में आवश्यक अन्य पाचक रसों की मात्रा एवं सक्रियता भी कुछ घटने लगती है। वृद्धावस्था में कार्बोज का पाचन भी कठिन हो जाता है। पाचन तंत्र के अतिरिक्त वृद्धावस्था में उत्सर्जन तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता भी प्रभावित होने लगती। उसके बाद हम देखते हैं वृद्धावस्था में आहार नियोजन में ध्यान देने योग्य बातें। वृद्ध लोगों के लिए आहार की योजना बनाने से पहले में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वृद्धों का भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे वे अच्छी तरह से चबाकर खा सकें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन सुपाच्य तथा पौष्टिक होना चाहिए। उसके बाद अधिक मिर्च मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद वृद्धों को उनकी पोषणिक आवश्यकता के अनुरूप कम ऊर्जा, कम उच्च प्रोटीन युक्त विटामिन एवं खनिज लवणों से भरपूर संतुलित आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं आहार नियोजन करते समय कैलोरी मूल्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए
आहार नियोजन इस प्रकार से हो कि वृद्ध को उतनी ही कैलोरी मिले जितनी उनकी आवश्यकता होती है। वृद्धों में कब्ज की शिकायत ना हो, इसके लिए उन्हें रेशेदार भोज्य पदार्थों को, नरम सब्जियों तथा फलों को शामिल करना चाहिए। ये रक्त में शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ाने में देते हैं तथा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं। उसके बाद देखते हैं वृद्धावस्था में अस्थि विकृत व रक्ताल्पता के बचाव के लिए उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध तथा दूध से बने यकृत, मांस तथा हरी पत्तेदार सब्जियों का समावेश करना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने वृद्धावस्था के दौरान सभी समस्याओं को, पोषण की आवश्यकताओं को, सभी चीज़ इस वीडियो को कवर किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।